मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्रात्माओं को वंदन करते हुए आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, मैं शांतिलाल बोहरा, कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा मोक्ष मार्ग अर्थात आचार्य उमा स्वाति जी द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से अग्रसर है। हमने बड़ी प्रसन्नता की बात है कि 3 अध्याय का विवेचन, अर्थ, मूल सूत्र आदि जानने का कार्य निर्विघ्न पूरा किया है। आप सभी का सहयोग और विशेष करके जो व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, आशीष जी बोहरा, विमल चंद जी लोढ़ा, अभिषेक बोहरा, इन सब का विशेष आभार। बंधुओं, तीसरा अध्याय पूरा होने पर हमने जिज्ञासा समाधान से संबंधित आज की कक्षा रखी है। आज की कक्षा में कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं। मैं एक एक प्रश्न को क्रमशः जैसे मुझे प्राप्त हुए उस ढंग से मैं उन प्रश्नों को लेना प्रारंभ करूंगा। जिनका प्रश्न है वे सामने आए तो अच्छी बात रहेगी। सबसे पहला प्रश्न मेरे पास आया है कोमल चौरडिया, राजाजी नगर। राजाजी नगर पाठशाला के टीचर हैं कोमल चौरडिया, उपस्थित हैं तो वे एक बार मेरे को ध्यान में दिला दें। जय जिनेन्द्र मास्टर जी। जी, म्यूट हो जाइए वापिस। जय जिनेन्द्र। कोमल जी, कोमल जी का प्रश्न है कि जो हमारे आर्य और अनार्य देशों की चर्चा हमारी कल हुई थी, जिसके अंतर्गत हमारा 15वां सूत्र तीसरे अध्याय का, उस पर एक बार ध्यान दीजिए और फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। 15वां सूत्र है आर्या म्लेच्छाश्च, अर्थात मनुष्यों के 2 विभाग मुख्य रूप से बताए गए हैं, आर्य और म्लेच्छ, जिसकी चर्चा करते हुए हमने कल चर्चा की थी कि जो भाषा से, व्यवहार से, सभ्यता से सौम्य प्रकृति के होते हैं, जिनकी भाषा अच्छी होती है, वो विभिन्न अपेक्षाओं से आर्य कहलाते हैं। भाषा की अपेक्षा से आर्य, शिल्प की अपेक्षा से, व्यापार की अपेक्षा से। इसी तरह से क्षेत्र के अंतर्गत भी आर्य और अनार्य का विभाजन हुआ है। क्षेत्र के अंतर्गत जब हम देखते हैं आर्य अनार्य का विभाजन, तो मुख्य रूप से एक बात ध्यान दीजिएगा, ये आर्य और अनार्यों का जो विभाजन किया गया है वो कर्म भूमियों की अपेक्षा से किया गया। क्षेत्र की अपेक्षा से आर्य के जो देश बताए हैं 25.5 देश, वो कर्म भूमियों में ही बताए, अकर्म भूमियों में ऐसा कोई विभाग नहीं है। तो हम कर्म भूमियों की अपेक्षा से ये चर्चा कर रहे हैं। कर्म भूमियों में भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और महाविदेश क्षेत्र, ये 3 मुख्य, इनके 5-5 भेदों से 15 क्षेत्र हो जाते हैं। तो हम भरत क्षेत्र को लेकर इसकी चर्चा करेंगे। आपके सामने एक चित्र आएगा, ये भरत क्षेत्र का चित्र है, जो
जम्बू द्वीप के अंतर्गत नीचे दक्षिण दिशा भाग में यह रहा हुआ है। इसमें एक भरत क्षेत्र के अंदर 6 खंडों की व्यवस्था है। 6 खंड मिलाकर के पूरा भरत क्षेत्र निर्धारित होता है। 6 खंड क्यों बन गए, इसका कारण है कि भरत क्षेत्र के बीचों बीच में एक वैताड्यगिरी नाम का पर्वत रहा हुआ है। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, ब्राउन कलर की डिजाइन से बताया गया है बीच में। तो बीच में वैताड्य पर्वत आ जाने से भरत क्षेत्र के 2 विभाग हो गए। फिर ऊपर वैताड्य पर्वत से थोड़ा और ऊपर की तरफ जब हम देखते हैं तो वहां भरत क्षेत्र की सीमा करने वाला चुल हिमवंत पर्वत कहा गया है। चुल हिमवंत पर्वत से नीचे वैताड्य पर्वत और उससे नीचे लवण समुद्र की सीमा आती है। तो लवण समुद्र से लेकर चुल हिमवंत पर्वत के बीच वाला जो हिस्सा है वो भरत क्षेत्र है। वैताड्य पर्वत आने से इसके 2 विभाग हो गए, जिसको दक्षिणार्ध भरत और उत्तरार्ध भरत कहते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ का, वैसे पूरा दक्षिण में ही है, लेकिन फिर वैताड्य पर्वत से दक्षिण, वैताड्य पर्वत से उत्तर, इसलिए उत्तरार्ध भरत और दक्षिणार्ध भरत कहा जाता है। ऊपर चुल हिमवंत पर्वत के अंदर एक पद्म नाम का द्रव है। उस पद्म द्रव से 2 नदियां निकलती है, एक पूर्व द्वार से निकलती है, एक पश्चिम द्वार से निकलती है। पूर्व द्वार से जो नदी निकलती है उसका नाम गंगा नदी है, और पश्चिम द्वार से जो नदी निकलती है उसे सिंधु नदी कहते हैं। अर्थात गंगा और सिंधु ये 2 मुख्य नदियां चुल हिमवंत पर्वत या हिमवंत पर्वत के पद्मद्रा से निकलती है, और ये नदियां ऊपरी खंड से बहती हुई वैताड्य पर्वत तक पहुंचती है, और वैताड्य पर्वत के नीचे से निकलती है, क्योंकि ऊपर तो जा नहीं सकती नदी। तो वैताड्य पर्वत के अंदर से नीचे से गुफा के रूप में रास्ता निकाल करके वो आगे बढ़ती है और नीचे वाले खंड में भी आ जाती है, और फिर नीचे आकर के आखिर में लवण समुद्र के अंदर मिल जाती है। पानी बहता हुआ लवण समुद्र में, जो जितना पानी जहां जहां उपयोग हो गया, बाकी का पानी बहता हुआ लवण समुद्र में पहुंचता है। तो इस तरह से बीच में वैताड्य पर्वत आने से 2 ऊपर नीचे के विभाग हो गए, और फिर गंगा नदी और सिंधु नदी आ जाने से वापिस एक एक विभाग के 3-3 विभाग हो गए। तो उस तरह से 6 खंड हो गए, जिसको हम कहते हैं चक्रवर्ती जब अपना चक्रवर्तीत्व स्थापित करता है तो 6 खंडों का अधिपति बनता है। ये 6 खंड है। वासुदेव अर्धचक्री कहलाता है, वो दक्षिण दिशा के 3 खंड, यानी कि पहला खंड, दूसरा खंड और छठा खंड। हाँ, चित्र में नीचे सबसे बीच में पहला खंड है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पर दूसरा खंड है, और राइट हैंड साइड पर छठा खंड है। तो वासुदेव पहला, दूसरा और छठा इन 3 खंडों को जीतते हैं, और चक्रवर्ती नीचे के 3, ऊपर के 3, सभी 6 खंडों को जीतने वाले चक्रवर्ती बनते हैं। तो इन 6 खंडों में मिलाकर के कुल 32,000 देश भरत क्षेत्र के अंदर बताए। 32,000, 32,000 देश। उन 32,000 देशों में 25.5 देश आर्य देश होते हैं, और बाकी के 31,974.5 31,974.5 अनार्य देश होते हैं। ऊपर कॉर्नर में आपके लिखा गया है 25.5 आर्य देश और 31,974 और आधा अनार्य देश, यो मिलाकर के 32,000 देश होते हैं। इन 32,000 देशों की भी अलग अलग संख्या है। पहले खंड में 5,320 देश होते हैं। कुल 5,320 देश पहले खंड में होते हैं, जिसमें से 5,294.5 अनार्य देश और 25.5 आर्य देश होते हैं। इन्हीं आर्य देशों में धर्म प्रवर्तन होता है। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव आदि का जो जन्म होता है वो इस प्रथम खंड के 25.5 आर्य देशों में ही होता है। और आर्य देश 6 खंडों में से सिर्फ पहले खंड में ही होते हैं।
बाकी के जो 5 खंड हैं, उन पांचों खंडों में सभी देश अनार्य देश होते हैं, और प्रत्येक खंड में 5336 5336 अनार्य देश दूसरे खंड, तीसरे खंड, चौथे, पांचवें और छठे सभी खंडों में क्रमशः 5336 देश अनार्य होते हैं। इस तरह से कुल आर्य और अनार्य देशों की 32,000 देशों की एक गणना है। इसमें भी चूंकि भरत 5 हैं, ऐरावत 5 हैं, महाविद्य 5 हैं, महाविद्य क्षेत्र के अंदर एक एक क्षेत्र में 32-32 विजय होती है, और एक एक विजय में वापिस 6-6 खंड होते हैं। जैसी 6 खंडों की व्यवस्था भरत क्षेत्र में है, वैसे ही महाविद्य क्षेत्र की एक एक विजय में 6-6 खंड होते हैं, और वापिस एक एक खंड में, जैसे यहाँ अलग अलग देशों की संख्या बता करके 32,000 देश बताए हैं, वहां पर भी महाविद्य क्षेत्र की एक एक विजय में 32-32 हजार देश होते हैं। उस गणना के अनुसार 5 भरत और 5 ऐरावत के मिलाकर के 255 आर्य देश होते हैं, और महाविद्य क्षेत्र के अंदर टोटल 5 महाविद्य के अंदर मिलाकर के 816 आर्य देश होते हैं, और बाकी के सारे देश अनार्य देश होते हैं। कुल देशों की संख्या हम गिनती लगा सकते हैं, 32,000 इंटू 170 करके 54,36,736 कुल देश होते हैं, जिसमें से 1,071 देश आर्य देश हैं और बाकी के सारे अनार्य देश हैं। अब अगला प्रश्न आपका ये था कि इन आर्य अनार्य देशों की, ये तो हमने कहाँ होते हैं, किस रूप में होते हैं, इसकी चर्चा चित्र के आधार पे हमने की है। आपका प्रश्न है कि ये 25.5 आर्य देश कौन से हैं, इनके नाम क्या है। तो इसकी अगली जो स्क्रिप्ट आप देखेंगे तो उसके अंदर ये नाम बताए गए हैं आर्य देशों के। अगला चित्र आपके सामने आएगा तो उसमें आपको नाम मिल जाएंगे। आर्य देशों के नाम इस प्रकार हैं: मगध देश, अंग देश, बंग देश, काशी देश, कलिंग देश, कुरु देश, कुशावर्त देश, यूं करके आखिर में 25वां देश है लाट देश, और उसके बाद आधा के कई देश होता है, इसलिए 25.5 देश। यह सारा वर्णन जैन तत्व प्रकाश में और प्रज्ञापना सूत्र आदि में, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति आदि के अंदर ये नाम वगैरह सारा वर्णन मिलता है। आपको ध्यान में रखने के लिए सारे 25 अभी गिन करके नहीं बताए जाएंगे, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं। ये 25.5 देशों के नाम दिए गए हैं। मुख्य बात यह है कि जो प्रथम खंड होता है भरत क्षेत्र का, या फिर आगे किसी भी क्षेत्र के जो प्रथम खंड होते हैं, उन प्रथम खंडों के अंदर 5,320 देशों में से 25.5 देश आर्य देश होते हैं। आर्य देशों में ही तीर्थंकर, चक्रवर्ती और वासुदेव, प्रतिवासुदेव, बलदेव आदि सभी पदवीधारियों का जन्म प्रथम खंड में होता है। उनकी मुख्य राजधानी भी प्रथम खंड में ही होती है। जब वासुदेव और चक्रवर्ती आदि खंड साधना करने के लिए जाते हैं तो चक्रवर्ती 6 खंडों को साधते हैं और वासुदेव 3 खंड को साधते हैं, लेकिन उनका हेड ऑफिस, उनकी मुख्य राजधानी जो होती है वो इन 25.5 देशों में प्रथम खंड में ही रही। इस तरह से आपके प्रश्न का उत्तर ध्यान में आया। आपका कोई और अपेक्षा हो तो आप वापिस पूछ सकते। कोमल। धन्यवाद मास्टर जी। जी, जय जिनेन्द्र। अगला प्रश्न मेरे पास है। जी हाँ, अगला प्रश्न मेरे पास आया है हमारे वरिष्ठ स्वाध्यायी जयनगर से विमल चंद जी लोढ़ा। लोढ़ा जी। हाँ जय जिनेन्द्र। लोढ़ा जी का एक प्रश्न है, वो जम्बू द्वीप से ही संबंधित है। जम्बू द्वीप के अंदर जो क्षेत्र बताए गए हैं, भरत, हेमवत, हरिवास, सम्यकवास आदि, कल हमारी चर्चा हुई थी, कल या परसों की क्लास में, कि इन क्षेत्रों में, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में क्रमशः
आरों का परिवर्तन होता है। भरत क्षेत्र में 1 से 6 आरे चलते हैं, अवसर्पणी काल, फिर उत्सर्पणी काल आता है तो वापिस छठे से शुरू होकर के पहले तक बढ़ते हैं। तो इस तरह से 6 आरों का परिवर्तन भरत क्षेत्र में होता है, ऐरावत क्षेत्र में होता है। जैसा जम्बूद्वीप के भरत ऐरावत में होता है, वैसे ही पांचों भरत और पांचों ऐरावत में भी 6 6 आरों का परिवर्तन होता रहता है। एक काल चक्र पूरा 12 आरों का एक पूरा काल चक्र होता है, 6 अवसर्पणी के, 6 उत्सर्पणी। इस तरह से 12 आरे होते हैं, तब एक काल चक्र पूरा होता है। बाकी के जितने भी क्षेत्र हैं, देवकुरु, उत्तर कुरु है, हरिवास, रम्यकवास है, हेमवत, हैरण्यवत है, महाविदेह है और 56 अंतर्द्वीप है, इन सभी क्षेत्रों में आरों का परिवर्तन नहीं है। वहां जिस जिस क्षेत्र के अंतर्गत जैसा जैसा काल प्रवर्तता है, हमेशा सदा काल वैसा ही काल प्रवर्तमान रहता है। पुनः ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के जन्म लेने के 101 स्थान हैं, 15 कर्म भूमियां, 30 अकर्म भूमियां और 56 अंतर्द्वीप। इनमें से मात्र 5 भरत क्षेत्र और 5 ऐरावत क्षेत्र, यानी कि 101 क्षेत्रों में से सिर्फ 10 क्षेत्रों के अंदर आरों का परिवर्तन है। मतलब उत्सर्पणी बढ़ता हुआ काल होता है, आयु, अवगाहना, सुख, पसलियां और प्रकृति की सौम्यता, प्रकृति का रस, ये सारी चीजें बढ़ती हुई होती है उत्सर्पणी काल में। पहले छठा आरा आता है, उसका नंबर तो एक है, छठा जैसे होता है इसलिए छठा कहते हैं, फिर पांचवा, फिर चौथा, तो बढ़ता जाएगा। और अवसर्पिणी नाम ही है, अव का मतलब अवनति, उत्सर्पणी यानी उन्नति, बढ़ता हुआ काल, अवसर्पणी यानी घटता हुआ काल। जब घटता हुआ काल आएगा अवसर्पणी में, तो शरीर, अवगाहना, आयु, सुख, प्रकृति की सौम्यता, प्रकृति का मिठास, अनाज आदि की पौष्टिकता, ये सारे घटते जाएंगे। जैसे पहले आरे में 3 पल्योपम की आयु होती है और आगे बढ़ते बढ़ते दूसरे आरे में आते 2 पल्योपम रह जाती है, फिर 1 पल्योपम रह जाती है, फिर 1 करोड़ पूर्व रह जाती है, फिर 100 वर्ष झाझेरी रह जाती है 5वें आरे में, चौथा खत्म होते होते 5वां लगते लगते, 5वां खत्म होते होते 20 वर्ष की आयु रह जाएगी, छठे में और कम हो जाएगी। तो ये घटता हुआ काल है। पर ये घटने बढ़ने वाला जो व्यवहार है आरों का और उसके अनुसार काल की व्यवस्था का, यह व्यवस्था मात्र भरत और ऐरावत क्षेत्र, महाविदेह क्षेत्र में हमेशा, क्योंकि वो भी कर्म भूमि है, भरत ऐरावत भी कर्म भूमि है लेकिन बदलता हुआ काल है, महाविदेह में बदलता हुआ काल नहीं है। वहां हमेशा चौथे आरे के प्रारंभ जैसी अवस्था रहती है। इसी तरह से देवकुरु, उत्तर कुरु में पहले के प्रारंभ जैसी अवस्था, हरिवास, रम्यकवास में दूसरे के प्रारंभ जैसी अवस्था रहती है और हेमवत, हैरण्यवत में तीसरे के प्रारंभ जैसी अवस्था रहती है। और 56 अंतर्द्वीप में तीसरा आरा का काफी हिस्सा बीतने के बाद युगल काल की जो अंतिम अवस्थाएं होती है, उस प्रकार की अवस्था 56 अंतर्द्वीपों में रहती है। ये चर्चा हमारी कल हुई थी, कल या परसों की क्लास में। लोढ़ा जी का प्रश्न यह है कि महाविदेह क्षेत्र एक पूरा क्षेत्र है जो निषद पर्वत और नील पर्वत की बाउंड्री के अंदर रहा हुआ एरिया है महाविदेह क्षेत्र। पर व्यवहार की अपेक्षा से, व्यवस्था की अपेक्षा से ये 3 भागों में बंटा हुआ है, देवकुरु, उत्तर कुरु और महाविदेह। फिर वापस महाविदेह 4 भागों में बंटा हुआ है, एक एक भाग में 8-8 विजय, टोटल 32 विजय। मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, महाविदेह अपने आप में 32 विभाग है उसके। लेकिन महाविदेह का जो पूरा एरिया है, जो एरिया पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लंबाई में 1 लाख योजन का है, क्योंकि जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है,
तो ये एरिया भी 1 लाख योजन का है। और उत्तर दक्षिण में निषद पर्वत से नील पर्वत के बीच का जो एरिया है महाविद्य क्षेत्र का, वो लगभग 20,000 योजन, यानी कि 1 लाख योजन लंबा और 20,000 योजन चौड़ा महाविद्य क्षेत्र का पूरा एरिया है। उसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कल हमारा जब चर्चा हुई थी तो वहां बताया गया था कि देवकुरु उत्तर कुरु को छोड़ करके शेष महाविदेह कर्म भूमि है। भरत पूरा कर्म भूमि है, ऐरावत पूरा कर्म भूमि है, लेकिन महाविदेह इतना बड़ा जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के 2 अंश, उत्तर कुरु जितना हिस्सा और देवकुरु जितना हिस्सा, छोटा छोटा हिस्सा है वो, बहुत पूरे महाविदेह के सामने, उतना हिस्सा छोड़ करके बाकी का कर्म भूमि है, और उतना उतना हिस्सा देवकुरु उत्तर कुरु के रूप में अकर्म भूमि या युगलिक भूमि कहलाती है। आपका प्रश्न यह है कि एक ही क्षेत्र के अंदर 2 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। देवकुरु उत्तर कुरु में हमेशा पहले आर्य के प्रारंभ जैसी अवस्था रहती है, और पूर्व पश्चिम में जो आगे का जो हिस्सा है महाविदेह का, जिसमें 32 विजय हैं, इधर 16 विजय, इधर 16 विजय, उनमें हमेशा चौथे आर्य जैसी व्यवस्था रहती है। ऐसा क्यों है, ये आपका प्रश्न है। तो लोढ़ा साहब, सीधा अगर हम देखें तो यह स्वभाव की बात है। प्रकृति में ऐसा स्वभाव है, जैसा जहां का स्वभाव है, ज्ञानी उससे बताते हैं। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, कोई भी तीर्थंकर, हम भगवान महावीर की अपेक्षा से चर्चा करें, कोई भी तीर्थंकर, भगवान महावीर ने फरमाया कि 45 लाख योजन का 2.5 द्वीप है और वहां तक मनुष्य होते हैं, मनुष्य क्षेत्र है वो, तो भगवान ने फरमाया इसलिए 45 लाख योजन का है? लोढ़ा जी, मेरी बात समझ में? मतलब भगवान ने फरमाया इसलिए 45 लाख योजन का है, या 45 लाख योजन का है? 45 लाख योजन है, वो हमेशा से है जी। भगवान ने अपने ज्ञान में देखा, जो है उसे भगवान ने अपने ज्ञान में देखा और देख करके बताया कि ऐसा है, तो उसको कहते हैं स्वभाव। तो वैसे ही देवकुरु और उत्तर कुरु में हमेशा स्वभावतः पहले आर्य जैसी प्रवृत्ति रहती है, और शेष बचे हुए कर्म भूमि वाले क्षेत्र के महाविद्य में हमेशा चौथे आर्य जैसी स्थिति रहती है। भगवान ने अपने ज्ञान में ये देखा कि वहां का ये स्वभाव है, पूर्व पश्चिम वाले क्षेत्र का ये स्वभाव है, उत्तर दक्षिण वाले क्षेत्र के देवकुरु उत्तर कुरु का ये स्वभाव है। जो स्वभाव प्रकृति से नियत है, उस स्वभाव को भगवान ने अपने ज्ञान में देखा और देख करके हमको बताया। तो इसका निश्चय उत्तर तो यही है कि ऐसा स्वभाव है। जैसे सामान्य उदाहरण अगर लें तो एक धरती पर एक हिस्से में गर्मी होती है, एक हिस्से में सर्दी होती है। अभी का अपन लेंगे तो आंध्रा में और राजस्थान में, महाराष्ट्र में गर्मी है, लेकिन ऊटी और कश्मीर में सर्दी है। भौगोलिक कारण है इसके कुछ, तो ऐसा हो सकता है। तो वैसे ही ये स्वभावता है। हाँ, इसको याद रखने के लिए एक तरीका बहुत अच्छा है। हम मेरू पर्वत से आगे बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ बढ़े चाहे नीचे की तरफ बढ़े। मेरू पर्वत से जब नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो नंबर 1 पे आता है देवकुरु, नंबर 2 पे आता है हरिवास, और नंबर 3 पे आता है हेमवत। वैसे ही ऊपर की तरफ देखेंगे तो मेरू पर्वत के ऊपर की तरफ नंबर 1 पे आएगा उत्तर कुरु, फिर दूसरे नंबर पे आएगा रम्यकवास, और तीसरे नंबर पे आएगा हिरण्यवत। तो याद रखने के लिए बहुत अच्छी बात है कि मेरू पर्वत के बाद जो नंबर 1 पे हैं, उनमें पहले आर्य जैसी प्रवृत्ति। नंबर 2 पे जो है रम्यकवास हरिवास, उनमें दूसरे आर्य जैसी स्थिति। नंबर 3 पे जो है हिरण्यवत और हेमवत, उनमें तीसरे आर्य, मतलब फर्स्ट है उनमें पहले आर्य जैसी, सेकंड पे जो है उनमें दूसरे आर्य जैसी, और थर्ड पे है उनमें तीसरे आर्य जैसी। हमको याद करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद ये 3 हो गए। कॉर्नर पर जो है
उनमें स्थितियां अलग अलग है। कॉर्नर पे ऊपर एरावत, नीचे भरत, तो ऊपर नीचे के जो कॉर्नर्स हैं वहां पे आरों का परिवर्तन होता है। और इस तरफ जो पूर्व और पश्चिम दिशा की कॉर्नर से टच होकर के जो क्षेत्र है, महाविदेश क्षेत्र पूर्व और पश्चिम दिशा को टच करता है लवण समुद्र पे। भरत और ऐरावत दक्षिण और उत्तर की दिशा पे लवण समुद्र की बाउंड्री को टच करता है। तो कॉर्नर वाले क्षेत्रों की व्यवस्था अलग है। भरत और ऐरावत में 6 आरे बदलते हैं। महाविदेश क्षेत्र के अंदर ये मेरू पर्वत से काफी नजदीक है, खूब लंबा है, लेकिन वैसे महाविदेश क्षेत्र मेरू पर्वत के बहुत नजदीक भी है, क्योंकि इतना लंबा है मेरू पर्वत बीच में। तो इसमें हमेशा चौथे आरे जैसी स्थिति रहती है। तो ये स्वभाव की बात है, पृथ्वी का स्वभाव ऐसा ही है। ज्ञानियों ने जैसा स्वभाव देखा वैसा उन्होंने फरमाया है। हम याद रखने के लिए इस टेक्निक को ले सकते हैं। मेरू पर्वत के बाद फर्स्ट नंबर में पहला आरा जैसी, सेकंड नंबर रम्यकास हरिवास, दूसरा आरा जैसी, थर्ड नंबर पे हेमवत हिरण्यवत, हमेशा तीसरे आरे जैसी। महाविद्य का तो सदा याद रहता है, चौथे आरे जैसी व्यवस्था है। बाकी बचे भरत और ऐरावत, हमको पता है 6 आरों का परिवर्तन होता है। एक याद रखना पड़ेगा, लवण समुद्र के अंतर्गत 56 अंतरद्वीपों का, 56 अंतरद्वीपों में सब जगह 56 ही अंतरद्वीपों में वहां पे हमेशा तीसरे आरे की जो अंतिम अवस्था होती है, यहाँ पर कल्प वृक्षों की जो लास्ट स्टेज आती है, उस समय वाली जो स्थिति होती है, तीर्थंकरों के जन्म और कुलकर के जन्म के लगभग पहले वाली अवस्था, वैसी अवस्था 56 अंतरद्वीप के अंदर है। जी लोढ़ा जी। यस सर। हाँ, कोई आपका वापिस। जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए सर, बोलिए, फरमाइए। हेलो। महाविद्य क्षेत्र में तो कोई डाउट नहीं था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसमें एक चीज है, इसमें लिखा है अन्यत्र देवकुरु और उत्तर कुरु छोड़ के, देवकुरु उत्तर कुरु को छोड़कर बाकी का महाविद्य क्षेत्र, बाकी का महाविद्य क्षेत्र देखें तो उत्तर कुरु और देवकुरु के बीच में मेरू पर्वत और जो वन वगैरह है वो भी आता है। वहाँ मनुष्यों का जन्म का मुख्य, वहाँ मनुष्य जन्म का स्थान नहीं है। वो मनुष्य क्षेत्रों में ही जन्म लेते हैं। वहाँ ले जाते हैं तीर्थंकर जब। हाँ, ले जाने के लिए तो 2.5 द्वीप से बाहर भी ले जा सकते हैं, या अपनी साधना विद्याचरण जंगाचरण शक्ति से भी कोई स्वयं भी जा सकते हैं, या देवता भी ले जा सकते हैं। लेकिन जन्म की दृष्टि से जो 101 क्षेत्र हैं मनुष्यों के, उन्हीं में मनुष्यों का जन्म होता है। तो उसी की अपेक्षा से आरों का वगैरह का निर्धारण है। जी, लेकिन मेरू पर्वत का एरिया है, उत्तर कुरु और देवकुरु के बीच का एरिया जो है, वहाँ भी चौथे आरे की आरंभ की स्थिति रहती है। नहीं, वहां आरे का स्थिति का सवाल ही नहीं ना, वो क्षेत्र ही नहीं है ना मनुष्य का। जहां से विजय शुरू होगी, महाविदेश क्षेत्र की जो 32 विजय है, वही मनुष्यों का क्षेत्र है। तो उसी में वो लागू पड़ेगा। बाकी वाला तो बस सामान्य व्यवस्था है जैसा है, बस कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा वहां। मतलब जहां मनुष्यों का जन्म होता है 101 क्षेत्र, उन्हीं पर आरों की या काल की व्यवस्था का वर्णन किया गया। बाकी कोई भी कहीं का भी वहां चला गया मेरू पर्वत के पास, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस क्षेत्र का है वो जीव, उसके अनुसार उसकी प्रवृत्ति चलेगी। ऐसा ध्यान में आता है। उत्तर कुरु और देवकुरु। जी, आपकी आवाज कट हो रही है। उत्तर कुरु वॉइस और नहीं देवकुरु। जी, मेरी आवाज नहीं। हाँ बोलिए। उत्तर कुरु और देवकुरु वो तो अनार्य में आएंगे। तो आर्य और अनार्य का विभाजन देखिए, आर्य अनार्य का विभाजन सिर्फ कर्म भूमियों में किया गया है, जिसकी चर्चा थोड़ी देर पहले हमने की थी। 25.5 देश आर्य। बाकी का जितने भी ये क्षेत्र हैं, क्षेत्र की अपेक्षा से तो वो अनार्य ही गिने गए सारे क्षेत्र, चाहे फिर वो देवकुरु उत्तरु। लेकिन वहां के मनुष्यों का स्वभाव बहुत सौम्य और शांत होता है। स्वभाव से वो शांत हैं, सौम्य हैं, क्योंकि युगलिक जीव हैं, मंद आशक्ति मंद कषाय वाले जीव हैं। क्षेत्र की अपेक्षा से अगर देखेंगे तो वहां आर्य क्षेत्र नहीं। आर्य क्षेत्र सिर्फ 25.5 जो एक क्षेत्र।
अपने भरत क्षेत्र में जो पहले आरंभ होता है। नहीं, मैं नहीं समझ पाया आपकी बात। धन्यवाद। भरत क्षेत्र में जी अपने आरंभ में जी। नहीं, आपकी आवाज कट हो रही है, तो फिर हम बाद में अलग से चर्चा कर लेंगे इसके लिए, बाद में और अलग से चर्चा करेंगे। जी, अगला प्रश्न लेने जा रहा हूं मैं। अगला प्रश्न हमारे वरिष्ठ स्वाध्यायी भंवरलाल जी साहब कवाड़, भंवर कवाड़ उपस्थित हैं? हाँ, जय जिनेंद्र मास्टर। हाँ, जय जिनेंद्र सर। आपके 3 प्रश्न आए हैं मेरे पास। पहला प्रश्न है आपका, जिसमें आपने योनियों के संबंध में प्रश्न पूछा है। हाँ, दूसरे अध्ययन में योनियों का वर्णन आया था, उसमें संवृत और विवृत योनि, संवृत विवृत योनि, इसी तरह से शीत उष्ण और शीतोष्ण योनि, सचित अचित और सचिताचित योनियों का वर्णन हुआ था, जिसमें यह बताया गया है कि देव, नरक और एकेंद्रीय जीव की योनि संवृत होती है, यानी कि ढकी हुई योनि। संवृत का मतलब होता है कवर्ड। आपका प्रश्न है कि संवृत का क्या अर्थ है और विवृत का क्या अर्थ है। तो संवृत योनि यानी कवर्ड, ढकी हुई। जैसे नारकी का जीव कुंभी के अंदर उत्पन्न होता है तो वो ढका हुआ स्थान है। देवगति में देव देवियों का वर्णन बताया गया है, तो वहां उनका जो जन्म होता है, तो जन्म के लिए बताया गया है कि वे एक सैया में उत्पन्न होते हैं और सैया के ऊपर एक चद्दरनुमा वस्त्र जैसा कह सकते हैं हम, वो प्राकृतिक है, वहां कोई कपड़ा हमारे जैसा नहीं है, तो उस सैया के अंदर उत्पन्न होते हैं। इसलिए देव और नारकी के जो जीव हैं उनकी योनि ढकी हुई योनि, कवर्ड योनि, और वैसा ही एकेंद्रीय की योनि भी ढकी हुई योनि बताई गई है, क्योंकि एकेंद्रीय निरंतर पृथ्वी में, पानी में, अग्नि में और वनस्पति में, इनमें निरंतर जन्म लेते रहते हैं, तो इनका शरीर हमेशा बना हुआ ही है। उन्हीं उन्हीं शरीरों में ये जन्म लेते रहते हैं, चौते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं। तो मुख्य रूप से इनकी जो योनियां है वो ढकी हुई योनि बताई गई है। तो संवृत योनि का मतलब होता है ढकी हुई योनि। और जो कीट पतंगे आदि होते हैं मुख्य रूप से, उनकी विवृत योनि बताई गई है, वो खुले आकाश में जन्म लेते हैं। तो जो खुले आकाश में जन्मते हैं बाय नेचर, उनकी विवृत योनि होती है, और जिनकी जन्म स्थान किसी न किसी रूप में ढके हुए हैं, कवर्ड हैं, उसकी संवृत योनि होती है। तो संवृत का अर्थ है ढकी हुई और विवृत का अर्थ है खुली। ये आपका पहला प्रश्न था। आपका दूसरा प्रश्न है घनवात, गनोदधि, तनवात। ऊपर घनोदधि आएगा, फिर गनवात, फिर तनवात, ऐसे जो हैं। आपका प्रश्न है कि ये तीनों एक दूसरे के नीचे नीचे ठहरे हुए हैं। तो आकाश है सबसे नीचे, और आकाश किस पे ठहरा हुआ है, तो उसके लिए अगला चित्र आपके सामने आएगा। अगले चित्र में आप देख सकते हैं। एक बात तो ये निश्चय नए की अपेक्षा से आकाश संपूर्ण क्षेत्र में है। कोई भी ऐसा क्षेत्र खाली नहीं है जहां आकाश ना हो। हम जहां रह रहे हैं वो भी आकाश है। आकाश का मतलब खाली स्थान। ये आकाश 2 भागों में बंटा हुआ है, लोक जितना आकाश, लोकाकाश, और बाकी का अलोकाकाश कहलाता है। तो पहली पृथ्वी का एक छोटा सा चित्र आपके सामने बता करके दिया गया है। उसमें 1,80,000 योजन का ये पृथ्वी पिंड होता है, जिसमें 1,000 योजन नीचे, 1,000 योजन ऊपर इसका पृथ्वी पिंड है, जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है। 1,000 योजन ऊपर, 1,000 योजन नीचे। उसके बीच में 1,78,000 योजन, 1,78,000 योजन का नारकियों का स्थान है। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिर जहां ये ग्रीन पूरा हो जाता है नीचे, वहां नीचे गनोदधि, ब्लू कलर में जो डार्क ब्लू में बताया है वो गनोदधि है, यानी कि जमा हुआ पानी जैसा। उसके नीचे जो थोड़ा हल्का ग्रीन है वो घनवात है, जमी हुई हवा, टाइट हवा। और उसके नीचे येलो कलर में जो बताया गया है उसको तनवात, यानी कि नॉर्मल हवा कह सकते हैं, लिक्विड, जैसी यहां वायुमंडल में हवा होती है। और उसके नीचे असंख्यात योजन का आकाश है।
और उसके बाद फिर दूसरी पृथ्वी शुरू हो जाए। तो पहली पृथ्वी का एग्जाम्पल लेकर के हमने बताया है कि पहले गनोदधी होता है, जहां पृथ्वी पिंड खत्म होता है उसके नीचे पूरी पृथ्वी पिंड 1,80,000 योजन की पहली पृथ्वी की अपेक्षा से हम चर्चा करते हैं रत्न प्रभा। 1,80,000 योजन का जहां एरिया खत्म होता है उसके ठीक नीचे गनोदधी है, जमा हुआ पानी, उसे गनोदधी भी कहते हैं, गनाम्बू भी कहते हैं। और उसके नीचे दो प्रकार के वात हैं, घनवात और तनवात। घनवात का मतलब जमी हुई हवा, बहुत टाइट से हवा, जैसे किसी ट्यूब में या फुटबॉल में हवा भर दी जाती है तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अभी सामान्य रूप से जो हवा है, इस हवा में अब एक कागज भी छोड़ दें तो वो नीचे आ जाएगा, हवा उसको अपने ऊपर ठहरा करके नहीं रख सकती, वो नीचे आ जाएगा, जमीन पे आएगा। लेकिन यही हवा जब किसी बस, कार या ट्रक की टायर के ट्यूब में जब भर दी जाती है, जितना उसका प्रेशर चाहिए, अलग अलग प्रेशर होता है अलग अलग टायर के लिए, उतने प्रेशर से टाइट से जब भर दिया जाता है तो वो इतना ताकत आ जाती है उस हवा के आधार पर कि उस पर भरी हुई लॉरी, भरी हुई बस, कार, इतना वजन है, वो सारा वजन उसके ऊपर ठहरता है। तो हवा जब टाइट कर दी जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है, उसको घनवात कहते हैं। और उसके नीचे नॉर्मल वायु, उसके नीचे असंख्यात योजन का आकाश है। आपका प्रश्न ये था कि आकाश किस पर ठहरा हुआ है, तो बल्लाल साहब, आकाश लोक अलोक सब जगह, वो किसी के ऊपर ठहरा हुआ नहीं, स्वप्रतिष्ठित है। वैसे तो निश्चय में सारी चीजें स्वप्रतिष्ठित है, व्यवहार की दृष्टि से पृथ्वियों के नीचे और अमुक अमुक विमानों के नीचे इस प्रकार की घनोदधी, घनवात और तनवात की व्यवस्था है। उसके नीचे जहां घनोदधी घनवात है वहां पर भी आकाश है, जहां पृथ्वी पिंड है वहां पर भी आकाश है, जहां हम बैठे हैं वहां पर भी आकाश है। पूरा लोक आकाश ही है, उसमें अमुक अमुक जगह दूसरी दूसरी चीजें भी समाहित है, बाकी आकाश पूरे लोक में। लोक के बाहर अलोक में भी अनंत आकाश रहा हुआ है। तो कौन किस पे ठहरा है, यह प्रश्न व्यवहार की अपेक्षा से हो सकता है, निश्चय की अपेक्षा से नहीं। निश्चय में सारी चीजें प्रकृति से स्वप्रतिष्ठित हैं। जैसी जैसी जहां जहां की व्यवस्था है, उसको उसको ज्ञानियों ने अपने ज्ञान में देख करके बताया कि इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये है, वहां ये चीजें है, उसके नीचे आकाश है। आकाश के बाद फिर वापस दूसरी पृथ्वी आ जाएगी, फिर दूसरी पृथ्वी के नीचे भी सारी ऐसी ही घनवात, घनोदधी और ये चीजें रहेगी। फिर तीसरी पृथ्वी, यूं करते करते सातों पृथ्वी आएगी। असंख्यात योजन का आकाश बताने का मतलब यही है कि पहली पृथ्वी और दूसरी पृथ्वी के बीच का जो अंतर है, पूरा अंतर, पहली पृथ्वी के टिप से दूसरी पृथ्वी के टिप तक एक रज्जु का लगभग क्षेत्र रहता है। उस एक रज्जु का क्षेत्र मतलब असंख्यात योजन हो जाता है। उसमें पृथ्वी पिंड है 1,80,000 का, नीचे जाएंगे थोड़ी थोड़ी छोटी है। सबसे लास्ट वाली सातवीं पृथ्वी 1,08,000 योजन की है, ऊपर वाली 1,80,000। फिर नीचे कुछ कुछ एरिया घनोदधी, घनवात और तनवात का है। उसके बाद बचा हुआ जितना क्षेत्र है वो खाली है, इसलिए कह दिया कि असंख्यात योजन का नीचे आकाश है, फिर दूसरी पृथ्वी का समय या स्थान शुरू होता है। तो ये सभी चीजें स्वप्रतिष्ठित है, निश्चय में है। जैसा ज्ञानियों ने देखा वैसा उन्होंने हमको बताया। ये आपका दूसरा प्रश्न था कि कौन किस पे ठहरा हुआ है। तो व्यवहार पक्ष में आकाश के ऊपर तनवात है, तनवात के ऊपर घनवात है, और घनवात के ऊपर घनोदधी, और घनोदधी के ऊपर पृथ्वी पिंड है। निश्चय में सब स्वप्रतिष्ठित। एक प्रश्न आपका अगला और है कि आंतरों में और पाथड़ों में क्या अंतर है, यानी कि आंतरा किसको कहते हैं और पाथड़ा किसको कहते हैं। तो ये इसी चित्र में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये प्रथम नरक पृथ्वी का यानी कि रत्न प्रभा पृथ्वी का चित्र बनाया गया है। जितने भी चित्र मैंने जिस चीज के लिए भी बनाए हैं, वो कोई भी चित्र स्केल 2 नहीं है, जस्ट समझने के लिए बनाए हैं। आकार के हिसाब से या लंबाई चौड़ाई के हिसाब से टू द स्केल कौन सा भी चित्र है, जस्ट हम समझ सके इसलिए खाली हाथ से बनाए हुए चित्र है।
तो हम पहली पृथ्वी को देखते हैं। पहली पृथ्वी की मोटाई, ऊपर से नीचे की जो मोटाई है वो 1,80,000 योजन की है। उसमें से 1,000 योजन नीचे का पृथ्वी पिंड ग्रीन कलर का और ऊपर का भी 1,000 योजन का पृथ्वी पिंड ग्रीन कलर का छोड़ दिया जाए तो बाकी 1,78,000 1,78,000 योजन का बीच का हिस्सा बचता है। ये सारा पृथ्वी पिंड ही है, पूरा का पूरा पृथ्वी पिंड। उस पृथ्वी पिंड में अमुक अमुक जगह पर कुछ व्यवस्थाएं हैं। तो ये पाइपलाइन जैसा बताया गया है, चित्र में ऐसा ही बना, 3D चित्र बनाया तो और अच्छा बन सकता है ये चित्र। ये जस्ट रफली बनाया है मैंने। तो ये पाइपलाइन की तरह, जो स्प्रिंग की तरह गई हुई है पाइपलाइन, ये पाथड़े हैं जिसको हिंदी में प्रस्तक बोलते हैं। इन पाथड़ों में पहली नरक पृथ्वी में 13 पाथड़े होते हैं और 12 आंतरे होते हैं। चित्र छोटा है, मैंने पूरे नहीं बनाए हैं, 5-6 बना करके मैंने खत्म कर दिया उसको पेपर पे। तो ये जो पाथड़े दिखाई दे रहे हैं स्प्रिंग नुमा पाइपलाइन की तरह, वो पाइपलाइन जितनी जगह ही नारकी के जीवों की जगह है, उस पाइपलाइंस में ही नरकावास बने हुए और उसमें हर पाथड़ों में अलग अलग नरकावास हैं और कुल पहली पृथ्वी में 13 पाथड़ों में मिला करके 30 लाख नरकावास। उसके बीच का जो स्थान है जहां बीच बीच में आंतरा 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 करके लिखा हुआ है, 13 जब पाइपलाइंस जैसे जाएंगे तो बीच में 12 गैप हो जाएंगे। उस गैप को आंतरा कहते हैं। है वो भी पृथ्वी पिंड का ही, पूरी धरती है वो पृथ्वी पिंड ही है, लेकिन व्यवस्था इस प्रकार की एक पाथड़े और दूसरे पाथड़े के बीच में इतना गैप है पृथ्वी का, इसलिए उसको आंतरा कहा गया है। और फिर विशेष व्यवस्था यह है, पहली पृथ्वी के अंदर जो 12 आंतरे हैं, उन 12 आंतरों के अंदर 10 प्रकार के भवनपतियों के भवनों का स्थान, भवन बने हुए हैं उनके आंतरों में। 12 आंतरों में से 2 आंतरे खाली हैं और 10 आंतरों में अशुर कुमार, नाग कुमार आदि, जो सुवर्ण कुमार आदि जो 10 भवनपति हैं, उन 10 भवनपतियों के भवन बने हुए हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि पृथ्वी पिंड में विभिन्न व्यवस्थाएं हैं। जितने पृथ्वी पिंड में नरकावास बने हुए हैं लाइन से ऊपर से नीचे की तरफ, उस लाइंस को पाथड़ा कहते हैं। जिसमें नरकावास बने हुए हैं उसको पाथड़ा कहते हैं। एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच का जो गैप है, एरिया गैप, क्षेत्र का जो डिफरेंट है, गैप है, उस गैप को आंतरा कहते हैं। वो भी पृथ्वी पिंड है, ये भी पृथ्वी पिंड है। आंतरे सारे के सारे अलग अलग आकारों के होते हैं। पाथड़े सारे के सारे 3,000 योजन के ही होते हैं। पहली नारकी से लेकर 7वीं नारकी तक 13, फिर 11, फिर 9, 7, 5, 3 और 1, टोटल 49 पाथड़े हैं 7 नरकी मिला करके। और सभी पाथड़ों का ऊपर से नीचे का आकार 3-3 हजार योजन का है। और लंबाई चौड़ाई में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की तरफ जो है वे असंख्यात हजार योजन के, यानी कि लगभग एक रज्जु के, उतना उनका क्षेत्र रहा हुआ है। उन पाथड़ों में नरकावास है और बीच का जो गैप है उसको आंतरे कहते हैं। आंतरों में, पहली पृथ्वी के आंतरों में ही मात्र भवनपतियों के भवनों की रचना बनी हुई है। बाकी के सारे आंतरों में ठोस पृथ्वी पिंड है और कुछ भी नहीं। इस तरह से ये आंतरे और पाथड़ों की व्यवस्था होती है। भंवरलाल साहब का कोई वापस प्रश्न हो तो आप पूछ सकते। ठीक है मास्टर जी, धन्यवाद जी। जय जिनेन्द्र। अगला प्रश्न मुझे विजाग से किरण बहन का आया है। उनका एक प्रश्न है कि किरण जी हैं क्लास में? शोभा जी, किरण जी? शोभा जी? उस साइड अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ी सी आवाज तो आई थी।
तो उनका प्रश्न है कि 7 नरकों की आलोक आकाश से दूरी कितनी कितनी है। ऐसा है, मुख्य रूप से नरक की बात करेंगे तो एक रज्जु में है, जो त्रसनाड़ है उसके अंदर। और पृथ्वी की अगर बात करेंगे तो पहली पृथ्वी 1 रज्जु तक विस्तार में है, दूसरी पृथ्वी 2 रज्जु तक है और 7वीं पृथ्वी 7 रज्जु तक है। तो पृथ्वी की अपेक्षा से अगर देखेंगे तो पृथ्वी का अंतिम किनारा रत्न प्रभा से लेकर के जो तमतम प्रभा तक की बात है, वो सारे किनारे आलोक को स्पर्श करते हैं, क्योंकि लोक का। हाँ जी, म्यूट म्यूट पे आ जाइए। हाँ हाँ, म्यूट कर लीजिए। ये चित्र आप देख लीजिए। पहली पृथ्वी 1 रज्जु की है और 1 रज्जु के बाद आलोक शुरू हो जाता है वहां पे ऊंचाई पर। नीचे जाते हैं, दूसरी पृथ्वी 2 रज्जु के विस्तार की और 2 रज्जु के बाद आलोक शुरू होता है। और नीचे 7वीं पृथ्वी 7 रज्जु विस्तार की है और उसके बाद आलोक शुरू होता है। इसलिए पृथ्वी की दृष्टि से देखेंगे तो सारी पृथ्वियों का एड्ज जो है, किनारा, वो किनारा आलोक को टच करता हुआ है। लेकिन अगर हम मात्र नरक वाले स्थान को अगर देखेंगे, जो कि त्रसनाड़ के अंतर्गत है, त्रसनाड़ की अपेक्षा से अगर हम लेंगे तो पहली पृथ्वी तो फिर भी उतनी है, इसलिए उसका किनारा नारकी की अपेक्षा से समझो चाहे पृथ्वी की अपेक्षा से समझो, पहली पृथ्वी का दी एंड जहां होता है वहीं आलोक शुरू हो जाता है, इसलिए कोई गैप नहीं है, पहली पृथ्वी इक्वल है। दूसरी पृथ्वी के अंदर क्योंकि वहां 2 रज्जु का एरिया है और नरक का स्थान जो वो 1 रज्जु में है, तो 1 रज्जु एक्स्ट्रा, इसलिए हाफ हाफ रज्जु दोनों तरफ, चारों तरफ, मतलब सराउंडिंग चारों तरफ आधे आधे रज्जु का गैप रहेगा, उसके बाद आलोक शुरू होगा। इसी कैलकुलेशन से जब आगे बढ़ेंगे, तीसरी नरक के अंदर जब जाएंगे, तीसरी पृथ्वी के पास, तो वहां जो गैप होगा वो एक एक रज्जु का गैप हो जाएगा। 1 रज्जु की बीच में नरक का स्थान और दोनों तरफ, चारों तरफ सराउंडिंग एक एक रज्जु का गैप हो जाएगा, क्योंकि वो 3 रज्जु की पृथ्वी है। 3 रज्जु के बाद आलोक शुरू होता है, तो वहां एक एक रज्जु आउटर रह जाएगा और 1 रज्जु की तृष्णा रह जाएगी। फिर हम जब और नीचे जाएंगे, चौथी पृथ्वी पंख प्रभा के पास जब जाएंगे, तो पंख प्रभा अपने आप में तो 4 रज्जु की है, इसलिए पृथ्वी से तो वो किनारे तक आलोक को टच करती है। नरक के क्षेत्र की अपेक्षा से देखेंगे तो 1 रज्जु रह जाएगा, बाकी बचता है 3 रज्जु। तो डेड रज्जु चारों तरफ 1.5 1.5 1.5 रज्जु का जो है गैप रहेगा। 1.5 रज्जु के गैप के बाद आलोक शुरू होगा। फिर 5वीं पृथ्वी पर जब जाएंगे, 5वीं पृथ्वी 5 रज्जु विस्तार की है और वहां आलोक 5 रज्जु के बाद शुरू होता है। 1 रज्जु की नरक का स्थान, तो बाकी 4 बचते हैं, तो वहां 2-2 रज्जु एरिया रहेगा, 2-2 रज्जु के बाद आलोक शुरू होगा। छठी पृथ्वी में इसी तरह से 2.5 रज्जु के बाद आलोक शुरू होगा और 7वीं पृथ्वी के नरक स्थान से 3-3 रज्जु के बाद आलोक शुरू होगा। मतलब पहली पृथ्वी में बिल्कुल आलोक तक ही, नारकी का स्थान भी आलोक तक पहुंचता है, पृथ्वी का स्थान भी पहुंचता है। दूसरी से लेकर 7वीं नरक तक, 7वीं पृथ्वी तक, पृथ्वियों के हिसाब से पृथ्वियां आलोक को टच करती है। लेकिन त्रसनाड़ के बाद क्योंकि नारकी स्थान नहीं है, तो नारकी स्थान से अगर गैप लेंगे तो दूसरी पृथ्वी में सराउंडिंग आधा आधा रज्जु, 0.5 रज्जु चारों तरफ, तीसरी पृथ्वी में 1-1 रज्जु, चौथी पृथ्वी में 1.5 रज्जु, 5वीं पृथ्वी में 2-2 रज्जु, छठी पृथ्वी में 2.5 रज्जु और 7वीं पृथ्वी में 3-3 रज्जु चारों तरफ का एरिया रहेगा। उसके बाद आलोक शुरू होगा। इस तरह से ये आलोक और पृथ्वियों का संबंध है। हाँ, यही आपका प्रश्न था, आपको समझ में आया शोभा जी? हाँ, वो खुल नहीं पाते हैं जल्दी से। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, मेरा ध्यान में आ गया?
हाँ ध्यान में आ गया। मतलब एक्चुअली जी क्या सातों नारद से अलौकिक कितना दूर है करके, तो उसमें हाँ दिया वही। कि हाँ वही ना। पृथ्वी के हाँ हिसाब से देखेंगे तो पृथ्वियां पूरे आलोक के किनारे तक फैली हुई है, बराबर। और नारकी के हिसाब से देखेंगे तो नारकी सिर्फ पहले जो त्रसनाड़ है एक रज्जु की, उसी के अंदर नारकी हाँ का स्थान होता है। हाँ त्रसनाड़ के हिसाब से अगर गेप देखेंगे हाँ तो हाँ नीचे 3 बराबर। रज्जू का गेप आएगा, उसके बाद 2.5 रज्जू, 2 रज्जू, 1.5 रज्जू, 1 रज्जू, आधा रज्जू, इस तरह से वो गेप आता है। हाँ समझ में आ गया। जी अच्छा जय जी। एक और प्रश्न था कि अभी जी आर्य आचार्य का आपने विवेचन किया ना, तो जी आर्य देश का तो पनवना सूत्र में 25.5 नाम आए हुए हैं, और जो जी अनार्य देश का है वो आगम में कहाँ प्रमाणित होता कि अमुक खंड में इतने देश, अमुक खंड में इतने देश है, 5,330, 5,336, तो वो तो आगम से कहीं प्रमाणित ये नहीं है ये जैन तत्व प्रकाश में वर्णन ना। आता हाँ है, हाँ विशेष हाँ आगम हाँ का कहाँ है मेरे ध्यान में नहीं है अभी, अगर हाँ, माता मिलेगा तो मैं बताऊंगा मेरे ध्यान में। हाँ आगम प्रमाण या कहीं फिर नहीं, जैन तत्व तिलोक प्रकाश सार है। आदि बड़े 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 ग्रंथ हैं, तिलोक सार आदि ग्रंथ हैं, हाँ उन मैंने ग्रंथों एक में कहीं वर्णन मिलेगा। हाँ मैंने एक धारणा ऐसी पढ़ी थी कि मध्य जी खंड में 14,000 देश है, बाकी के चार अनार्य खंड है ना, उसमें 1,000 हाँ देश है, हाँ, तो ये ऐसा मान। भी अध्ययन कहीं ऐसा भी सुना हुआ है कि 14,000 14,000 मतलब हाँ जो हाँ पहला खंड है। और सुनिए आप सुनिए आप सुनिए, हाँ आप पूरा सुनिए, हाँ नहीं तो डिस्टर्ब होता रहता है। हाँ एक धारणा तो अभी जो मैंने बताई थी 5,000 चिल्लर की, ये वर्णन आओ लोग की शेयर करें, उसमें भी यही वर्णन है, और बराबर जैन तत्व प्रकाश में भी यही वर्णन है। एक दूसरी बराबर। धारणा भी सुनी हुई है कि पहले खंड और चौथे खंड में 14,000 देश होते हैं, बराबर। और दूसरा तीसरा और पांचवा छठा जो खंड है छोटे छोटे, उनमें 1,000 देश होते हैं। ये दोनों प्रकार की धारणा प्रचलित है। तो जो जैन तत्व प्रकाश में और आओ लोग की शेयर करें में जो लिखित प्रमाण मिला था, उसका मैंने यहाँ मतलब जो है आपको दाखिला दिया है। वो हाँ जो धारणा है 14,000 की और 1,000 की, वो सुनने में तो आया पर कहीं पढ़ने में मेरे अभी तक ध्यान में नहीं आया है, तो पर ऐसी धारणा भी है। कौन सी इसका ज्यादा मैं नहीं कह प्रमाणिक। सकता, अच्छा केवली गम्य मैं नहीं कह सकता हूँ। फिर कोई फिर प्रमाण आगम। जब तक नहीं मिले, हाँ जब तक आग प्रमाण नहीं मिले वहां तक कुछ नहीं कहा जा सकता। बराबर। होगा प्रमाण, मेरे ध्यान में नहीं, ठीक है। निश्चय केवली गम्य, दो प्रकार की और धारणाएं। एक और जी प्रश्न था, प्रति वासुदेव का जन्म अनार्य क्षेत्र में भी हो सकता करके ऐसे पढ़ने में आया मेरा। हेलो। ध्यान में जय नहीं है अभी, इसके बारे में ध्यान में नहीं है। मैं ध्यान में, हाँ प्रति वासुदेव का जन्म अनार्य क्षेत्र में भी हो सकता है। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, हाँ बलदेव और वासुदेव, ये हाँ नियमा आर्य आर्य। क्षेत्र में होते हैं। हाँ प्रति वासुदेव का अगर ऐसा है तो मैं देख के फिर आपको ध्यान हाँ दूंगा। आर्य अन्य किसमें और वर्णन आया आप मेरे को बताइएगा तो हम हाँ ध्यान हाँ मैं देंगे। पढ़ रहा हूँ। किसमें आया, कहाँ वर्णन आया आप बताइए। हाँ ठीक है। जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। जी हाँ, समय भी होने आया है। आज के इस कक्षा में कोई भी अन्यथा कथन हुआ हो या आगम विपरीत कोई कथन हुआ हो, तो उसके लिए मैं आत्म साक्षी से, संघ की साक्षी से, आप सभी की साक्षी से भी क्षमा दुक्कड़म करता हूं। और वैसे आज प्रश्नोत्तर का ही काल था, फिर भी जिनके प्रश्न हो गए हो गए। किसी और व्यक्ति का 4 मिनट का टाइम है अभी तक, किसी और व्यक्ति का इन प्रश्नों से संबंधित या कोई प्रश्न नहीं भेज पाए हो, उनका कोई प्रश्न हो तो वे मुझे 2-3 मिनट के लिए कर सकते। गुरुजी जी वो रज्जु के बारे में थोड़ा बताना, रज्जु वो कैसे क्या होता है? हाँ, रज्जु एक माप है, असंख्यात योजन का एक रज्जु होता है। और वैसे समझने के लिए वो बताया गया कि एक पर्टिकुलर भार का पत्थर गोला बहुत स्पीड से किसी देवता के द्वारा फेंका जाए, वो 6 महीने 6 दिन 6 मुहूर्त, ऐसा एक पर्टिकुलर टाइम दिया है कि एक इतने समय तक वो जब गोला घूमता रहे तो वो गोला कितना एरिया कवर करता है। ये एक मतलब समझाने के लिए असत कल्पना है, ऐसा होता नहीं है कि कितना होता है, उसको समझाने के लिए एक आधार बताया कि एक लोह पिंड जैसा कोई गोला बड़े भार का, और उसको कोई देवता अपनी ताकत से फेंके तो अमुक समय में जितना एरिया कवर करेगा, जाएगा जितना नीचा, उतने क्षेत्र को एक रज्जु कहते हैं। वैसे असंख्यात योजन का एक रज्जु होता है। जी बहुत अच्छा। जी सर, जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र मंगल मास्टर जी।
हाँ, जय जिनेंद्र मास्टर जी। जय जिनेंद्र। शकुंतला जी बोल रहे हैं। एक मिनट कि वो हाँ। जो नीचे पृथ्वी पिंड है सातवें नरक का, वो 7 रज्जु हाँ। लोक का है और वो जी। आलोक को स्पर्श करता है। तो जी। क्या समस्त संसार 7 रज्जु लोक तक की चौड़ा है? हाँ, समस्त संसार की चौड़ाई जो है, लोक की चौड़ाई, अधिकतम हाँ, लोक की चौड़ाई 7 रज्जु। 7 रज्जु लोक की है क्या? जी। और वो एक रज्जु नायक कृष्ण नायक छोड़ के वहां पर सिर्फ केवल स्थावर जीव होंगे। हाँ, त्रसनाड़ में त्रस स्थावर दोनों होंगे और हाँ, बाकी जगह सिर्फ स्थावर जीव होंगे बाहर। मतलब बाकी का चारों जो बचा तरफ हुआ, हम ये समझ सकते हैं कि 7 जी रज्जु लोक का लोक है और उसके जी, आजू बाजू में चारों तरफ अलोक है। नीचे 7 रज्जु है, फिर 6 रज्जु हो जाएगा। फिर ये देखो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, हाँ नीचे हाँ हाँ, सबसे वो नीचे तो 7 है, फिर 6, घटते घटते 1 आएगा, फिर बढ़ते बढ़ते 5 आएगा और फिर वापिस 1 आएगा। तो जहां अच्छा। जितनी सुनिए, आप सुनिए, फिर प्रश्न करिएगा। जहां लोक का जितना आकार दिया गया है उसके आगे अलोक शुरू हो जाएगा सभी जगह। हाँ, जैसे सबसे नीचे 7 रज्जु है, बीच में 1 रज्जु है, ऊपर के बीच में 5 रज्जु है, सबसे ऊपर में 1 रज्जु है। तो ये घटता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जहां जहां जितना लोक बताया गया है आकार, उसके आगे सभी जगह अलोक है। और वही तो हमने 7 के भी बाद यही है पढ़ा कि जी। आलोक इतना बड़ा है कि उसमें जी, लोग एक घर में जैसे छिंका अगर टांग दें बिल्कुल तो बिल्कुल। वैसे ये अनंत, लोक ठहरा हुआ है। लोक है आजू बाजू में, इतना अनंत आकाश है। जी बिल्कुल। हाँ, तो लोक सब सिर्फ चारों 14 तरफ राज्यों के आकाश हैं। के बीच में लोक है। हाँ, चारों तरफ आकाश है, अनंत आकाश है। हाँ, उसके बीच में मात्र 14 राज्य ऊंचा, हाइट में 14 रज्जु। और पूरा अगर उसका एरिया लें, अगर क्यूबिक एरिया जिसको कहते हैं, वॉल्यूम, तो 343 होता है। वॉल्यूम एरिया 343 रज्जु है। स्ट्राइट हाइट अगर देखते हैं तो 14 रज्जु की है। ये आलोक के सामने ये बहुत छोटा है। यो तो बहुत बड़ा है, हाँ, असंख्यात योजन का है, लेकिन आलोक अनंत अनंत है, उसके सामने ये एक छींके जितना सा है। बड़े होल में एक बल्ब लटकता है या बड़े होल में एक छींका लटकता है, उतना जी। और एक लास्ट सिंपल मास्टर जी, वो जो है जी ना पहले नर्क में आंतड़े और पांथड़े जो है ना, तो उसमें जी, नीचे को ऊपर का एक एक छोड़ के बीच में के जो 10 है उसमें 10 भुवनपति देव रहते हैं। ऐसा है। इसमें कहीं ऐसा भी बताया और कहीं ऐसा हाँ, बताया मैंने कि ऊपर आपने के अभी 2 एक खाली है और कॉल ऐसा नीचे के सुना है, लेकिन नहीं। हमने मैंने जो सीखा इतना वो ही 10। बताया अभी कि 10 में, 12 में से 10 में है, क्योंकि उसमें 3-4 मान्यता है, इसलिए मैंने उसकी चर्चा नहीं की। कहीं ऐसा अच्छा, वर्णन ठीक है है, ठीक ऊपर है। नीचे 1 खाली है, कहीं नीचे 2 खाली है, कहीं बताया ऊपर के 2 खाली और नीचे के 10 में भवन। अच्छा, ठीक है मास्टर। तो जय ऐसी धारणा जिनेंद्र। ज्यादा ठीक लगती है कि 2 ऊपर खाली और नीचे के 10 में भवनपति। जी, जय धन्यवाद जी। मास्टर जी, प्रणाम। जय चलिए जिनेंद्र। मंगलिक सुना दीजिए। शकुंतला जी मंगलिक बोल दीजिए। मास्टर जी आप फरमाइए, कोई बात नहीं, बोलिए। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सर्वसाहुणम, ऐस पंचनमोक्कार सर्वपावपणासन मंगलानंच सव्य सिंपणमं हवै मंगलम। शासनपति महावीर स्वामी जी के आगे से, गुरुदेव श्री जी के आगे से, बड़ों के आगे से, चैता भरम वसम चक्रवर्ती महिड्यो संति संति करेलोय पत्तो गई मनुत्तरम। जय गुरुदेव श्री श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्रवृत्ति दया धर्म का शरणा। यही 4 शरणा सब दुख हरणा, शिव सुख करना, और शरण नहीं कोई जो भवे प्राणी आग्रह अक्षय अभिचल पदो आनंद मंगलो। जय जिनेंद्र। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।